तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहां तक अब आपको याद हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जो चीजें कठिन भी लग रही है वो भी आपको आसान लगने लगेगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो 6th आवर्त है उसके डी ग्रुप के एलिमेंट को। तो हमने क्या कहा, आवर्त हमारा कौन सा है, आवर्त हमारा है 6वां, और इसके डी ग्रुप के तत्वों की बात कर रहे हैं हम। तो डी ग्रुप के तत्व कौन से होंगे, तो यहां से हमारा शुरू होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें यहां पर पहला आता है हमारा La, यहां पर आता है La, यानी कि जिसे हम कहते हैं लेंथेनियम, और यहां से हमारे लेंथेनाइड्स सीरीज शुरू होती है। यानी कि इसके बाद जो अगला तत्व आएंगे, उन तत्वों के बीच में, इस वाले और इस वाले तत्व के बीच में लगभग हमारे 14 तत्व यहां पर आते हैं। इन तत्वों को इन बीचों में इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि इससे हमारी जो आवर्त सारणी की सिमेट्री है वो गड़बड़ा जाती है, इसलिए ये एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को अलग रखा जाता है। तो इसे कहता है लेंथेनाइड सीरीज। और यहां पर इसी प्रकार से होती है हमारी AC, इसमें मैंने यहां लगा दिया कि स्टार, ये होती है एक्टिनाइड होता है ये, और नीचे हमारी होती है एक्टिनाइड सीरीज, तो यहां पर मैंने डबल स्टार लगा दिया। तो यहां से लेंथेनाइड सीरीज शुरू होती है और ये हमारी एक्टिनाइड सीरीज शुरू होती है इन दोनों में। तो फिलहाल इसके लिए क्या वर्ड है, इस वाली लाइन को हम और तैयार करेंगे। तो ये हमारा होता है 6th के लिए होता है ला हफ्ता, हफ्ता डब्लू रे, डब्लू रे। तो इतना आपको डायरेक्ट याद करना है, बस इतना ही है। और उसके बाद का जो वर्ड है वो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो क्या है, लिखेंगे इसके आगे ला हफ यानी कि HF, ता यानी कि TA, यहीं पे लिख लेते हैं, ला हफ ता डब्लू रे, ये वर्ड हो गए हमारे। तो ला हफ्ता, ये हो गया डब्लू रे। और उसके बाद जो हमारे वर्ड आते हैं वो हमारे होते हैं ओसियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या कहा हमने, ओसियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ये आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। क्या, ला हफ्ता डब्लू रे, फिर लिखेंगे ओसियम, ओसियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, मरकरी। तो ओसियम के लिए OS, इरिडियम के लिए IR, प्लेटिनम के लिए PT, गोल्ड के लिए AU और मरकरी के लिए HG। ये पूरा का पूरा एक ही ग्रुप है, डी ग्रुप के एलिमेंट है 6th वाले। तो यहां तक आपने प्यारे बच्चों याद रखना है, क्योंकि आपका 11th और 12th में समझिए, यदि आपने इतना याद कर लिया, BSc तक ये आपका सारी चीजें कवर करेगा केमिस्ट्री में। इसके बाद का जो ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप की में खास बात क्या है, इसमें 118 तक के तत्व आते हैं प्यारे बच्चों, और उसमें भी 4 के नाम अभी तक पेंडिंग है, उनके नाम ही नहीं दिए गए हैं। किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा। तो इसलिए इनके तत्वों को हम एज इट इज लिख रहे हैं। और साथ ही ये जो हमारी 2 सीरीज हैं, जिसको हम इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड श्रेणी, सॉरी ये हमारा ऊपर की ओर है लेंथेनाइड, नीचे है एक्टिनाइड, यहां पे लिखेंगे लेंथेनाइड, लेंथेनाइड श्रेणी, ये श्रेणी लिख लेते हैं ऊपर, ये लेंथेनाइड श्रेणी है और ये हमारी एक्टिनाइड श्रेणी है, एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड श्रेणी ये और एक्टिनाइड श्रेणी ये हमारी श्रेणियां हैं। ये कहां आएंगी, La के बाद स्टार लगाए, इसके बाद HF और La के बीच में ये 14 तत्व आएंगे। इसी प्रकार AC और AC के बाद जो हम तत्व लिखेंगे, इन दोनों के बीच में ये नीचे वाले हमारे तत्व आएंगे। तो अब इनको हम लिख ले रहे हैं, इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल इसकी फिलिंग के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा गया AC, फिर आ गया हमारा RF, फिर आ गया DB, फिर उसके बाद आ गया SG, फिर आ गया BH, फिर उसके बाद आ गया HS, फिर आ गया MT, फिर आ गया DS, फिर आ गया RG, फिर उसके बाद आ गया CN, फिर आ गया UUT, देखिए इसका नाम नहीं दिया अभी तक IUPAC ने, फिर आ गया FL, फिर उसके बाद आ गया UUP, इसका नाम भी IUPAC ने नहीं दिया है अभी तक, फिर आ गया LV, फिर उसका आ गया UUS, फिर आ गया UUO।
तो एक इसका नाम, एक इसका नाम, एक इसका नाम और एक इसका नाम, ये 4 तत्व ऐसे हैं कौन से वर्ग में, 7वें वर्ग में, जिसमें कि अभी तक क्या करा गया है, IUPAC ने इनको सही तरीके से ऑथेंटिक नाम नहीं दिया है। तो ये जो हमारे पिछली क्लास में हमने आपको समझाए थे कि ऐसे तत्वों को कैसे नाम दिया जाता है, ये उसके अकॉर्डिंग नाम दिए गए। तो ये हमारी टेबल पूरी होगी। तो अब इसी प्रकार से हम इसको भी पूरी कर लेते हैं। तो हमारी सबसे पहले आ रही है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में हम सबसे पहले हमारी होती है CE, फिर होता है PR, फिर होता है ND, फिर होता है PM, फिर होता है SM, फिर होता है EU, फिर उसके बाद होता है GD, फिर उसके बाद होता है TB, फिर होता है DY, फिर होता है HO, फिर होता है ER, फिर होता है TM, फिर होता है YB, फिर होता है LU। इसी प्रकार नीचे वाली भी लिखें तो ये हमारी होती है TH, फिर उसके बाद होती है PA, फिर होती है U, फिर होती है NP, फिर होती है PU, फिर होती है AM, फिर होता है CM, फिर होता है BK, फिर होता है CF, फिर उसके बाद होता है ES, फिर होता है FM, फिर उसके बाद होता है MD, फिर उसके बाद होता है NO और लास्ट में होता है LR। ये जो ध्यान रखना, ये जो हमारी एक्टिनाइड सीरीज है, इसमें सारे के सारे तत्व हमारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व, इसके पूरे के पूरे जो एलिमेंट हैं वो सारे रेडियो एक्टिव तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर एक और खास बात, जैसे मैंने कहा था यहां पर यह था D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, और जो भी आएगा वो n-1 होगा। यदि यहां पर है, यहां n का मान 4 है, तो यहां जो D1 आएगा वो 3D1 आएगा, ये 3D2 होगा, 3D4 होगा। इस प्रकार से ये 3D का चलेगी, भले ये 4th आवर्त में है। ठीक इसी प्रकार जब हम F ब्लॉक की बात करेंगे तो F ब्लॉक में जो तत्व होंगे वो हमारे होंगे n-2, n-2। अब समझिए n-2 का अर्थ क्या हुआ। n-2 का अर्थ है कि लेंथेनाइड सीरीज यहां La और HF के बीच में आएगी। तो La वाला कौन सा है, हमारा 6वां आवर्त है, आवर्त संख्या क्या है 6। तो यहां जब F हमारा शुरू होगा तो F कौन सा होगा, 6 में से 2 घटा लीजिए यानी कि 4F चलेगा। तो इस वाली श्रेणी के लिए F कौन सा होगा, 4 वाला। और इस वाली श्रेणी के लिए क्या होगा, F क्या होगा, क्योंकि ये 7वां है, 7 में से कितने घटाइए, n-2, यानी कि 7 में से 2 गया 5, यानी कि इसमें जो F आएगा वो 5F आएगा। तो मुझे लग रहा है अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो D होगा इस ग्रुप में वो n-1 होगा, यानी कि D का मान 6वें के लिए क्या होगा, यहां से लेके यहां तक के लिए 5D आएगा, 5D1, 5D2, 5D3, 5D10 तक। इसी प्रकार 7वें ग्रुप के लिए क्या होगा, 6D1 से लेकर के 6D10 तक, और F क्या होगा, 5F होगा। इस प्रकार से आपने इसे समझना है। यदि मेरी बात समझ में आ रही है तो समझ लिए बहुत सी चीजों का आपका समाधान हो जाएगा। आपको ऐसे में भी समझना है इस टेबल को, जैसे मैंने आपको समझाया है, ये NS1, NS2, यहाँ पे NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, और इसी प्रकार यहां मैंने दिखाया ये n-1 D1, n-2 D2, n-1 D3 ये है, और F ब्लॉक में n-2 F ब्लॉक। ये आपको चीजें समझनी है। यदि ये समझ में आ गई तो काफी चीजों का आपको आगे देखेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो फिलहाल ये आ गई। अब यहां पर कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैजिक नंबर से आप क्या समझते हैं अवस्थ सारणी के संबंध में। तो क्या कहा मैंने, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर का अर्थ होता है कि किसी भी आवर्त में, ये आवर्त हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आवर्त हैं, इन आवर्तों में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, उसी को हम कहते हैं मैजिक नंबर। अब ये हमने पिछली क्लास में बड़ी ही डिटेल में आपको समझाया था कि मैजिक नंबर जो हमारे होते हैं, ये यदि हम आवर्त की बात करें तो ये आवर्त हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे आवर्त हो गए। और इनमें कितने तत्व आएंगे, तत्वों की संख्या यहां पे लिख रहा हूं, तत्वों की संख्या, यही हमारी मैजिक नंबर है। तो पहले आवर्त में हमारे तत्व होते हैं 2, दूसरे में होते हैं हमारे 8, तीसरे में होते हैं 8, चौथे में होते हैं 18, पांचवें में होते हैं 18, छठवें में होते हैं 32, इसमें भी होते हैं 32। अब आप चाहो तो इसको गिन भी सकते हो। देखिए ये हमारा पहला आवर्त है, कितने तत्व हैं, 1, और एक ये लास्ट में कितने हो गए, 2। तो तत्वों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 2।
दूसरे आवर्त में चले जाइए, ये हमारा है, ये हमारा कितने हो गए तत्व, 1 2 और ये 6 हो गए, तो टोटल कितनी होगी 8। इसमें भी जाइए 1 2 और 6 यहां पर, तो तत्वों की संख्या कितनी होगी 8। इसमें आ जाइए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो तत्वों की संख्या कितनी 18। इस छठवें पांचवें वाले में भी तत्वों की संख्या कितनी होगी 18। अब थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा इस वाले सूत्र से रिलेटेड है n-2 से, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो हमने कहा इनमें कितने तत्व होंगे, तो इनमें आप देख लो सब में भरे हुए हैं तो 18 तो हैं, लेकिन यहां पर हमने कहा La और HF के बीच में कितने तत्व आ गए, ये तत्व पूरे के पूरे आ गए। और इन तत्वों की संख्या क्योंकि F ब्लॉक है तो ये 14 तत्व होते हैं, ध्यान रखना, ये इनमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, इनमें 14 तत्व इसमें है और 14 ही तत्व इसमें है। तो देखिए यहां से लेके छठवें आवर्त में 18 तो ये हो गए, और La और HF के बीच में जो आने वाले 14 तत्व ये हो गए, तो टोटल कितने तत्व हो गए 18 और 14, यानी कि हमने कहा कितने 32। और ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी Fr से लेकर के UUO तक देखा जाए तो टोटल कितने हो गए 18, और साथ में नीचे ये 14 तत्व जो एक्टिनाइड सीरीज है, जो AC और RF के बीच में तत्व आएंगे 14, उनको भी जोड़ा जाए तो ये टोटल कितने हो गए 32 हो गए। तो ये जो हमारा नंबर है 2 8 8 18 18 32 32, यही हमारा क्या होता है मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो मुझे लग रहा है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आवर्त सारणी को डिटेल में समझा। अब हम SPDF ब्लॉक के आधार पर इसके गुणधर्मों को समझेंगे, और इन गुणधर्मों की बाद के टॉपिक्स में बड़ी डिटेल में चर्चा होगी। तो फिलहाल SPDF ब्लॉक के आधार पर हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है S ब्लॉक। सबसे पहला हमारा आता है S ब्लॉक। S ब्लॉक में आप समझ सकते हैं कि केवल हमारे दो ही आते हैं, केवल फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। जो पहला वर्ग होता है, पहला वर्ग, इसमें जितने भी तत्व होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो समाप्त होगा, वो NS1 पर समाप्त होगा। इसी प्रकार जो दूसरा वर्ग है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त होगा वो NS2 पर समाप्त होगा, पहली बात। दूसरा, यह जो हमारे S ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्षारीय धातुएं। इनको कहते हैं, इसको कहते हैं क्षारीय धातुएं। और जो हमारा दूसरा वर्ग है उसको कहते हैं मृदा क्षारीय धातुएं। और ये जो S ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, ये बड़े क्रियाशील होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं। ये हमने कहा क्या होते हैं, इनकी खास बात क्या है, बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और इनकी जो क्रियाशीलता होती है, ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो मैं लिख लेता हूं कि नीचे जाने पर क्रियाशीलता, नीचे जाने पर बढ़ती है, बढ़ती है। क्रियाशीलता का अर्थ है कि ये कोशिश करते हैं जल्दी से हम किसी के साथ क्या हो जाएं, संयुक्त हो जाएं, तो वो इनकी एक्टिविटी है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, इनकी क्रियाशीलता बढ़ती चली जाएगी। प्रकृति में जितने भी ये तत्व हमें मिलते हैं, ये फर्स्ट वर्ग है, सेकंड वर्ग है, यानी कि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट मिलते हैं वो लगभग सारे के सारे आयनिक फॉर्म में मिलते हैं, केवल दो तत्वों को छोड़ करके, लिथियम और बेरिलियम। इनकी क्रियाशीलता नीचे वाले तत्वों की क्रियाशीलता से काफी कम होती है, अदरवाइज बाकी सारे तत्व हमें आयनिक रूप में प्राप्त होते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड क्या खास बात है इसकी, कि ये सारे के सारे हमारी क्या है, धातुएं हैं। और इन धातुओं का क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी जो धात्विकता है, यानी कि धातु का जो गुण है, वो बढ़ता है। तो लिखते हैं नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनका क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगला देखें, एस के बाद हमारा दूसरा ब्लॉक आता है जिसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। दूसरा आ गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं हमारे,
वर्ग 13 से 18 तक लिखते हैं, वर्ग 13 से 18 तक। और इन वर्गों में भी हम कहते हैं 3 आते हैं हमारे। जो हमारा 18वां वर्ग होता है इसको हम कहते हैं शून्य वर्ग, या इसको कहते हैं, हम कहते हैं अक्रिय गैस का वर्ग, अक्रिय गैस, या आप कह सकते हैं आदर्श गैस, आदर्श गैस ये कहा जाता है इस वर्ग को। 18 वर्ग के जो तत्व हैं यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, इनको। और 17वां जो वर्ग होता है इसको हम कहते हैं हैलोजन वर्ग। ये इसके तत्व को कहते हैं हैलोजन तत्व, हैलोजन। और इसी प्रकार 16वें वर्ग के तत्वों को कहते हैं चालकोजन। क्या कहा मैंने? चालकोजन। तो ये हमारा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है पी ब्लॉक में 18 शून्य वर्ग अक्रिय गैस, आदर्श गैस कहते हैं, 17 को हैलोजन वर्ग कहते हैं, और 16वें को कहते हैं चालकोजन वर्ग। कौन कौन सा? ये वाला, ये हमारा जो 17वां है ये हमारा है हैलोजन, हैलोजन। और ये जो हमारा है ये 16वां, ये क्या है? चालकोजन, चालकोजन बोलिए या चालकोजेन बोलिए, एक ही बात है। तो ये, और ये वाला हमने कहा ये क्या है? अक्रिय वर्ग या शून्य वर्ग। अब इनकी खास बात समझिए, यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि मैं बात करूं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है हमारा, वो होता है NS2 और साथ में होता है NP1 से लेकर के 6 तक। ध्यान रखिएगा इन तत्वों का, पी ब्लॉक के एलिमेंटों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS2 से NS2 NP1 से 6 तक होगा। मान लो पहला है यहां पर, ये दूसरा वाला है, तो ये होगा 2S2 2P, B का क्या होगा? 2P1, C का क्या होगा? 2P2, N का क्या होगा? 2P3, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। नीचे वाले में आएंगे तो ये कौन सा आवर्त है? ये हमारा तीसरा आवर्त है। तो N का मान कितना हो गया? 3। तो क्या होगा? यहां का Al का क्या होगा? 3S2, और क्योंकि Al पहले में है 13वें में है तो ये होगा 3P1। सिलिकॉन क्या होगा? 3S2 3P2, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात भी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे कुछ ब्लॉक के तत्व हैं, ये हमारे होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसके बाद अगला चलें तो हमारा आता है अगला डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व। अब डी ब्लॉक तत्वों की यदि बात करें तो इसमें कहां से कहां तक के वर्ग के आते हैं? इसमें आते हैं हमारे 3 से लेके 12 तक के वर्ग, 3 से 12 तक के वर्ग ये आते हैं। अब इनकी खास बात क्या है? इनकी मुख्य बात यह है इस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1 से लेके 10 तक, और साथ में होता है NS1 से लेके 2 तक। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के एलिमेंट का विन्यास इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। यदि हमारा ये के स्कैंडियम की बात करेंगे तो ये, यदि ये चौथा वर्ग है तो यहां D जो होगा वो 3D होगा। यहां पर यदि N का मान 5 है तो Y के लिए जो D का होगा वो कितना होगा? 4D होगा। इस प्रकार से ये चलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो S ब्लॉक को कहिए चाहे डी ब्लॉक के कह लीजिए, ये सारी धातुएं ही होती हैं। होती क्या है? ये धातुएं, धातुएं होती हैं सारी की सारी। और इनकी खास बात क्या होती है? इनके जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। इनके जो आयन बनते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। दूसरा, ये परिवर्ती संयोजकता प्रस्तुत करते हैं। परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता, संयोजकता तो समझते हैं ना? संयोजकता मतलब किसी भी तत्व के सबसे भारी कक्षा में, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी शेल कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है यदि वो 1 2 3 है तो हम कह देंगे उनकी संयोजकता 1 2 3 है। और यदि वह 8 में से 1 2 3 है तो वो -1 -2 -3 इस प्रकार से हो जाती है। तो परिवर्ती संयोजकता का अर्थ है कि यदि कोई तत्व अपनी संयोजकता परिवर्तित करे, कौन कौन से होते हैं? जैसे आयरन होता है हमारा Fe, तो Fe की संयोजकता 2 भी होती है और Fe की संयोजकता 3 भी होती है, +2 भी होती है और +3 भी होती है। इसलिए आपको ध्यान हो, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो एक बनाता है FeO, इसे कहते हैं फेरस ऑक्साइड, और दूसरा जो हमारा बनता है वो बनता है
Fe, थोड़ा यहां लिख लेता हूं, हो सकता है आपको दिखे ना, यहां पे लिख रहा हूं, ये बनाता है Fe2O3, ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसके संयोजकता क्या है, परिवर्तित हो रही है। जब ऑक्सीजन 2 के साथ क्रिया करता है तो क्या आ जाता है, Fe+2 O-2, तो दोनों की वैलेंसी कट गई, FeO यानी कि फेरस अस आता है इसके लास्ट में। और जो उच्च संयोजकता होती है, जैसे इसकी संयोजकता +3 है, तभी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो ऐसी परिवर्तित संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे लगता है SPD तीनों ब्लॉक के तत्वों की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट। और आप चाहें तो F ब्लॉक के एलिमेंट को हम यहां पर ही लिख लेते हैं। F ब्लॉक के एलिमेंट किस प्रकार से होंगे, देखिए यहां पर क्या है, N-2 हमारा है F ब्लॉक के एलिमेंट में, यानी कि इसका यदि आप सूत्र की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा N-2 और साथ में आ जाएगा F 1 से लेके 14 तक, और साथ में हमारा आता है N-1 D 1 से लेके 2 तक, बस 1 से लेके 2 तक। ये किसके लिए लागू होगा, F ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। यानी कि यदि मान लो छठवें आवर्त में ये हैं, तो छठवें आवर्त में F का मान क्या होगा, 4 होगा, तो 4F 1 से लेके 14 तक के तत्व आएंगे। और आगे क्या होगा, N-1 यानी कि छठवां है तो 5, और ये क्या आ जाएगा, D का मान या तो 1 होगा या 2 होगा। ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संकेतांक होता है। बाकी आप समझ सकते हो, ये मैं बता चुका हूं। जो एक्टिनाइड जो सीरीज होती है, ये हमारे पूरे के पूरे क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और यह भी पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा यह पूरा का पूरा धातु वर्ग है, यह धातु वर्ग है, यह धातु वर्ग है। इधर की ओर हम कह सकते हैं कुछ एलिमेंट ऐसे आते हैं जो अधातुएं होती हैं या जो होती हैं उपधातुएं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम धातु, अधातु तथा उपधातु, इस चीज को भी आपको यहां पर क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अवस्था सारणी बनी हुई, इसलिए आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अवस्था सारणी को हमने SPDF एलिमेंट के आधार पर भी समझा, SPDF जो हमारे ब्लॉक होते हैं उनके आधार पर समझा। अब हम इसमें समझते हैं धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर इसको। तो सबसे पहला हमारा आता है धातुएं, धातुएं जिन्हें मेटल्स कहते हैं। धातुएं आप जानते हैं जो कठोर होती हैं, रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था पे पाई जाती हैं। हालांकि इसके कुछ हम कह सकते हैं, जैसे मरकरी है, वो इसका अपवाद है, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं मिलती, यानी कि ठोस अवस्था में नहीं मिलती। अन्यथा जो धातुएं होती हैं वह रूम के टेम्परेचर पर यानी कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, पहला गुण। दूसरा गुण, इनका जो हम कह सकते हैं जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। लेकिन उसमें भी हम देखें, गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है, उसमें भी हम देखें तो हमारे पास एक, जैसे हम सीजियम की बात करें, ये हमारे पास जैसे सीजियम है, ये सीजियम क्या है, इसका अपवाद है। तो इसका जो गलनांक होता है इतना ज्यादा हाई नहीं होता, तो एक ये इसका अपवाद है। अदरवाइज सभी धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। सामान्य रूम टेम्परेचर पे हमने कहा किस अवस्था में पाई जाती है, यह हमारे को पाई जाती है ठोस अवस्था में। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये सॉलिड होती है, कठोर होती है, लेकिन कठोर तो होती है, लेकिन फिर एक हम कह सकते हैं कि कुछ एक दो इसके अपवाद हो गए, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन इसको चाकू से काट सकते हैं, लेकिन वो धातु की श्रेणी में आती है। तो ये सारे क्या है, धातुओं के गुण हैं। एक खास धातु का गुण कि धातु को यदि हम पीटें तो पीट करके इनको क्या करी जाती है, इनकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं। जैसे आप टीन की चद्दर देखते होंगे या सोने का वरक देखते होंगे, तो वो धातु का एक गुण है। दूसरा, इन धातुओं क्या होती है, जिनको खींच करके, इनमें तन्यता का गुण होता है, खींच करके तार बनाए जाते हैं। जैसे लोहे के तार देखे होंगे, एल्युमिनियम के देखे होंगे, कॉपर के देखे होंगे, तो ये सब धातुएं, ये धातुओं के गुण है। दूसरा हमारे पास क्या होती है, अधातुएं। अधातुओं की क्या खास बात होती है, जो हमने कहा धातुओं के संबंध में लगभग उसकी विपरीत, यानी कि हम कह सकते हैं ये रूम टेम्परेचर पे कैसी अवस्था में पाई जाएगी, लगभग गैस अवस्था में पाई जाएगी या द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस तरीके से ये पाई जाती है जो अधातुएं होती हैं। और अधातुएं ज़्यादा ठोस भी नहीं होती। और अधातुओं की खास बात क्या होती है कि जो अधातु होती हैं वह, इनको क्षण भंगुर कहते हैं, मतलब इनमें यदि टक्कर मार दी जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है, यानी कि इनको पीटने पर यह पतली शीटों में परिवर्तित नहीं होती। और ये इतनी कठोर भी नहीं होती। जब हम कहते हैं अधातुएं कठोर नहीं होती, तो वहां पर फिर अधातुओं का एक हमारा आ जाता है अपवाद, जिसे हम कहते हैं कार्बन। कार्बन होती तो अधातु है, लेकिन यह क्या होती है, काफी मजबूत होती है। तो ये हमारे क्या है, अधातुओं के हम कह सकते हैं गुण है।
अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु तथा अधातु के बीच में आते हैं, उनमें कुछ धातुओं के गुण होते हैं, कुछ अधातुओं के गुण होते हैं, और ऐसे को हम कहते हैं उपधातुएं। उपधातुएं ये हमारी होती नॉन मेटल, और ये होती मेटलाइड्स। मेटलाइड्स यानी कि उपधातुएं। उपधातुएं कौन सी होती हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो किस किस में पाए जाएंगे? हम कहें कि ये जो हमारा वर्ग है, यानी कि आप यहां से देखिए, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर उसके बाद आता है ये, फिर ये पूरा का पूरा जो हमारा वर्ग है, ये कौन कौन सा हमने कहा? यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक Sb, और ये Te और Po, ये हमारे आते हैं किसकी श्रेणी में? ये हमारे हैं अधातुएं। अधातुएं नहीं, उपधातुएं। उपधातुएं होती हैं। इनके इधर का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये सारी की सारी धातुएं हैं, और इधर की तरफ का जो हिस्सा है वो हमारी क्या होती है? धातुएं होती हैं। और इनमें भी आप जानते हैं ये वाला हिस्सा हमारा हैलोजन का होता है, ये हमारी क्या होती है? अक्रिय गैसें होती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं अवस्था सारणी में कि धातुएं कौन कौन सी हैं। इधर का पूरा हिस्सा, चाहे वो S ब्लॉक हो, चाहे P ब्लॉक हो, चाहे F ब्लॉक हो, पूरा का S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा धातुएं हैं। और इसमें हम P ब्लॉक में आए तो P ब्लॉक में ये छोटी सी एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, As, Sb, Te, Po, पॉलिनियम तक, ये हमारी क्या है? जिसको हम कहते हैं उपधातुएं, यानी कि मेटलाइट्स, उनके गुण हैं। इससे इधर की तरफ ये जो हमारे आ रही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये जो हमारे जितनी भी चीजें हैं, सेलेनियम, ये सारी की सारी हमारी क्या है? अधातुएं हैं। और इधर की ओर अब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारी क्या है? आप जानते हैं ये हैलोजन है, और ये हमारी अक्रिय गैस है। तो इस प्रकार से हम अवस्था सारणी से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीजें आपको आज आसानी से समझ में आ गई होगी। बहुत से स्थानों पर इस टेबल को कन्वर्ट किया जाता है संयोजकता के आधार पर, यानी कि जो मेंडलीफ ने जो वर्ग बनाए थे उसके आधार पर। तो लास्ट में केवल वो चीज आपको मैं बता रहा हूं कि कहीं पर यदि ये लगे कि सर वो वर्गों के आधार पर क्या हो, तो आपको कहीं परेशानी ना हो। ये इसमें क्या होते हैं? हर वर्ग के दो दो ग्रुप बनते हैं। जैसे 1 से लेकर के, फर्स्ट से लेकर के 1 to हमारे 8 वर्ग होते हैं। तो 1 से लेकर 7 को 2 हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट A, फर्स्ट B, सेकंड A, सेकंड B। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो इसको लिखें यहां पर, ये 1 वाला जो होता है ये हमारा होता है फर्स्ट A का, ये 2 वाला होता है ये हमारा होता है फर्स्ट B का, फर्स्ट सेकंड A, ये वाला जो हमारा होता है ये होता है थर्ड A, ये होता है हमारा, इसको अलग पेन से लिखा जाए तो ये होगा, ये यहां पे लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया थर्ड A, ये हो गया फोर्थ A, ये फिफ्थ A, ये सिक्स्थ A, ये सेवंथ A। तो ये A है, तो फर्स्ट A ये वाला, सेकंड A ये वाला, ये हो गया थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, सेवंथ A, हो गया। अब इसके बाद यहां पर चलते हैं, ये जो हमारा होता है ये वाला वर्ग, इसको हम कहते हैं, जो कि हमारा यहां पर से शुरू होता है थर्ड B, ये हमारा होता है फोर्थ B, ये हमारा होता है फिफ्थ B, ये वाला हमारा होता है सिक्स्थ B, ये हमारा होता है सेवंथ B, और यहां से लेके यहां तक के जो 3 हैं ये हमारे वर्ग होता है आठवां वर्ग। और फिर यहां पर ये वाला हमारा होता है फर्स्ट B, और ये वाला हमारा होता है सेकंड B। तो यदि संयोजकता के आधार पर आपको समझना है तो आपको पुराना सिस्टम ये है, ये लास्ट में पुराना इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सी बुक्स में ये चीजें मिक्स करके दे रखी है। एडवांस के हिसाब से देखा जाए तो वहां A B कुछ नहीं माना जाता, वर्ग 1 से लेके 8 ना मान करके जो ग्रुप होते हैं वो सीधे 18 माने जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यदि A B आए तो आप ध्यान रखना, ये है फर्स्ट A, ये सेकंड A, ये थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, सेवंथ A तक यहाँ है। ये फिर हमारा शून्य वर्ग है, ये पुराने समय में इसको शून्य वर्ग कहते थे, ये ऐसे ही है। फिर
7th तो यहां हो गया, अब यहां पे आ जाइए बीच में डी ब्लॉक में, तो यहां से शुरू होता है 3rd बी से, तो 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी। 7th बी के बाद अगले जो 3 हैं वो हमारे वर्ग 8 को प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारे वर्ग 8 हो गया। फिर वर्ग 8 के बाद जो 2 बचे उसमें पहला होगा फर्स्ट बी, दूसरा होगा पहला होगा फर्स्ट बी, दूसरा होगा सेकंड बी। तो इस प्रकार से पुरानी पद्धति के आधार पर भी हम जो दीर्घ रूप जो हमारी अवध सारणी है उसको हम समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है आज की क्लास काफी यूजफुल थी। यदि आपने पेशेंस रखा होगा, थोड़ा सब्र किया होगा, तो आपको बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। और कभी ऐसा हो कि आप कंटिन्यूटी में 1-1.5 घंटे का वीडियो नहीं देख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रेक कर लीजिए, आप थोड़ी देर देखिए, आधा घंटा देखिए, जितना आपका फोकस होता है, जितनी देर आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर आपको लगे अब कुछ दिमाग थकने लगा है तो छोड़ दीजिए वीडियो को देखना, फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक करके आइए, फिर से आगे देखना शुरू कीजिए। आज का वीडियो बोल रहा हूं प्यारे बच्चों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि आपने आज ये चीजें जो मैंने बताई थी सीख ली, तो आगे के लिए आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।